दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, सीटेट दिसंबर, तो यहाँ पे अब तक तो हमारा टारगेट दिसंबर का था कि यहाँ पे दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, लेकिन अब जो है आयोग ने आपके सामने कंफर्म कर दिया है सीटेट जो है 21 जनवरी को होगा और 21 जनवरी 2024 यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ईयर आ चुका है। ओके, जो कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये जो हमारा चैनल है एग्जामिनेशन हब, यहाँ पे आपको इसका मॉडल पेपर कंटिन्यू कराए जाएंगे। ये तो ये सीडीपी का मॉडल पेपर फर्स्ट है। प्रैक्टिस सेट मैंने यहाँ पे 13 14 करा चुकी हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख लेना उनको। अब मॉडल पेपर लगाना स्टार्ट करेंगे 30 क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, बिल्कुल 30 क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है ना। 30 क्वेश्चन आपको करने हैं और ये आपकी जो है यहाँ पे क्लासेस आपको डेली वाइज 8 PM पे मिलेगी, तो आप यहाँ पे इसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए फिर देख लेते हैं जो एग्जामिनेशन हब चैनल है ना, यहाँ पे आपको ये कराई जाएगी। तो टारगेट है सीटेट, तो दिसंबर तो यहाँ पे मार्क हट चुका है, ये क्या होगा आपका 21 जनवरी 2024। ओके, चलिए इसमें हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है और क्वेश्चन फर्स्ट है कि रक्षा तंत्र व्यक्ति को यहाँ पे जो है आईडी आवेगों और विरोध की खुली अभिव्यक्ति से अहंकार की रक्षा करने में मदद करते हैं। सुपर ईगो निर्देश, डेथ इंस्टिक्ट या फिर झूठ इंस्टिक्ट या फिर अचेतन मन। तो रक्षा तंत्र व्यक्ति को इन आवेगों और विरोध की खुली अभिव्यक्ति से अहंकार की रक्षा करने में हेल्प करते हैं। तो वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 जो कि ये फ्रायड ने बताए है ना। एक तो ईद है, ईगो है, सुपर ईगो है ना। तो ये भाई एक बंदे में ये जो है हर बंदे में जो है ये पाए जाते हैं आपका ईद और ईगो, सुपर ईगो। ओके, सुपर ईगो जो होता है इसमें जो भी आपके सामने जो भी यहाँ पे बड़ी फेस प्रॉब्लम्स होती है, इसका एक सॉल्यूशन कैसे होता है। ओके, तो देखो रक्षा तंत्र व्यक्ति के सामने ईद आवेग है, विरोध की खुली अभिव्यक्ति से अहंकार की रक्षा करने में ये हेल्प करेगा सुपर ईगो, है ना। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। किसने दिए हैं? फ्रायड ने। कितने? 3 बताए हैं, ईद बताया है और इदम सुपर ईगो। ओके, चलिए फिर अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप जिसने यहाँ पे देख रहे हैं ना, मॉडल पेपर है आपका सीडीपी का, और ये जो है आपका यहाँ पे जो है पहले जो ये आपके एग्जाम्स हुए हैं उनमें ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। नेक्स्ट है न्यूरोटिक चिंता वह है जिसमें अहंकार के लिए एक खतरे के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है जिससे आवेग टूट सकते हैं। चेतना, अचेतना, अवचेतना या फिर सुपर ईगो में। तो अब इसमें बताना है कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। ओके, तो फ्रेंड्स न्यूरोटिक चिंता वह है जिसमें अहंकार के लिए एक खतरे के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है जिससे आवेग टूट सकते हैं, वो है चेतना। क्या है वो? एक व्यक्ति के अंदर चेतना है ना। कभी कभी हमारे सामने एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और अहंकार के लिए एक खतरे के प्रति एक भावनात्मक प्रतिक्रिया हमारे सामने आती है, हम जो होते हैं बिल्कुल टूट सी जाते हैं। तो ये आपका चेतन मन के अकॉर्डिंग चेतन, अचेतन, अर्धचेतन है ना, चेतन नीचे वाली ग्रह, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, ये इन सबसे अलग रहता है। तो ये जो है यहाँ पे आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा कि जब इस टाइप्स की आपके सामने, ठीक है, एक यहाँ पे जो है चिंता क्रिएट होती है, अहंकार के लिए एक खतरे की प्रति एक भावनात्मक प्रतिक्रिया जागृत होती है जिसके आपके जो आवेग होते हैं, संवेग होते हैं, टूट सकते हैं। तो ये आपका चेतना के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक युवा महिला अपने पति से लड़ने के बाद अपने माता पिता के घर लौट आई ताकि उसके माता पिता उसे बच्चा दे सके और एक बच्चे की तरह उनकी हर इच्छा पूरी कर सके। यह इसका एक उदाहरण है। दमन है या फिर प्रतिगमन है या फिर निर्धारण या फिर प्रतिक्रिया गठन है। तो एक युवा महिला जो कि अपने यहाँ पे पति से लड़ाई करके है ना, बाद में अपने पेरेंट्स के घर लौट जाती है ताकि उसके माता पिता उसे यहाँ पे जो है बच्चा दे सके, एक बच्चे की तरह उनकी हर इच्छा पूरी कर सके। यह इसका एक एग्जाम्पल क्या होगा? तो
तो यहाँ पे होगा हमारा ये प्रतिगमन। ओके, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था है फालिक स्टेज, जेनिटल स्टेज, ओरल स्टेज या फिर एनल स्टेज। मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था है, तो मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा जेनिटल स्टेज। ओके, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। नेक्स्ट है सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की प्रथम 3 अवस्थाओं अर्थात जीवन के 5 या 6 वर्ष की अवधि को इसके निर्माण के लिए निर्णायक माना है। बुद्धिमत्व, व्यक्तित्व, भावना या फिर अहंकार। सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की प्रथम 3 अवस्थाओं अर्थात जीवन के 5 या 6 वर्ष की अवधि को इसके निर्माण के लिए निर्णायक माना है। तो यहाँ पे ये है व्यक्तित्व, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। मनोलैंगिक ये किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने दिया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसमें यहाँ पे हमारा व्यक्तित्व ये भाई करेक्ट आंसर होगा। फिर है सुपर ईगो, जिसे आमतौर पर सुपर ईगो के नाम से भी जाना जाता है, उसके समतुल्य है विवेक, व्यक्तित्व, कामेच्छा या फिर अहंकार। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है मैंने बताया ना सुपर ईगो, जिसमें एक अच्छी क्रिएट थिंकिंग क्रिएट होती है ना, तो वो यहाँ पे जो है आपका होगा विवेक। ओके, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। और ये जो है 3 किसने दिए? फ्रायड ने दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे माने जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रायड के अकॉर्डिंग नकारात्मक ओडिपस कॉम्प्लेक्स का कारण बन सकता है विषम लैंगिकता, समलैंगिकता, अहंकार या फिर बाध्यकरण। फ्रायड के अकॉर्डिंग नकारात्मक ओडिपस कॉम्प्लेक्स का कारण बन सकता है, ये बन सकता है समलैंगिकता, है ना। बिल्कुल, फ्रायड के अकॉर्डिंग नकारात्मक ओडिपस कॉम्प्लेक्स ये बन सकता है समलैंगिकता के कारण। समलैंगिकता आप जानते हैं ना, है ना, जैसे गर्ल्स गर्ल्स शादी कर रही है, बॉयज़ बॉयज़ शादी कर रहे हैं, तो ये समलैंगिकता ये एक निगेटिव यहाँ पे ऑप्शन माना जाता है। और अभी जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था ना कि इसको जो है समाप्त कर दिया गया, है ना। हाँ, तो यही होता है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपने एम की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा एम यहाँ पे सीटेट है। विकासात्मक चरणों का विचार फ्रायड से उधार लिया गया था जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान या फिर भौतिक विज्ञान। विकासात्मक चरणों का विचार फ्रायड से उधार लिया गया था, क्या लिया गया था भाई? तो यहाँ पे लिया गया था जीव विज्ञान। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। सपने उनसे उपजी मांगों या इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं अचेतन मन में, चेतन मन में, अचेतन मन में या फिर मृत्यु वृत्ति में। सपने उनसे उपजी मांगों या इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं किसमें? अचेतन में। सपने उनसे उपजी मांगों, है ना, इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये आता है आपका अचेतन मन के अकॉर्डिंग। ओके, ए ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक विशेष पुस्तक में फ्रायड ने त्रुटि के मनोविज्ञान का विश्लेषण किया और त्रुटियों का स्रोत आपसी संघर्ष में पाया अहंकार और सुपर ईगो, अचेतन इच्छा और सचेत यहाँ पे सेंसरशिप, सचेत इच्छा और अचेतन सेंसरशिप या फिर अहंकार और अचेतन। एक विशेष पुस्तक में फ्रायड ने त्रुटि के मनोविज्ञान का विश्लेषण किया और त्रुटियों का स्रोत आपसी संघर्ष में पाया, तो यहाँ पे 10 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा अचेतन इच्छा और सचेत सेंसरशिप। बिल्कुल, अचेतन मन में आपकी इच्छा, और अभी बताया ना हमने आपको, है ना, तो ये आपके यहाँ पे आते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे पहले तरीके से एक सर्वोत्तम तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं? तो क्या सभागार में, क्या घर में, क्या खेल के मैदान में या फिर स्कूल और कक्षा के वातावरण में? तो वो बेस्ट यहाँ पे कौन सा प्लेस होगा जहाँ पे बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जाता है? क्या सिर्फ एक सभागार में? नहीं। क्या घर में? हाँ, होता है भाई, कोई नहीं, लेकिन फिर कुछ एक्स्ट्रा भी तो यहाँ पे प्लेस होना चाहिए ना। खेल का मैदान, तो यहाँ पे तो आपकी जो शारीरिक जो फिजिकल ग्रो होता है एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग इसमें ये बेस्ट होता है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा स्कूल और कक्षा का वातावरण। बिल्कुल, वो एक बहुत ही बेस्ट स्थान माना जाता है जहाँ की बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे पहले सर्वोत्तम तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं, स्कूल में भी और यहाँ पे स्कूल और कक्षा का एक वातावरण। बिल्कुल, है ना, बी पॉजिटिव यहाँ पे रखना है बच्चे को, और अच्छे से अच्छा जो है आपको यहाँ पे बच्चे के बारे में सोचकर पेडालॉजी लगानी है CDP में,
तो इस तरह के ही क्वेश्चन आपके आते हैं। बस आपको यहाँ पे बाल केंद्रित के माध्यम से ही सारी चीज़ें सोचना है ना। और भाई बाल केंद्रित रखते हुए और एक समावेशी शिक्षा को देखते हुए, और जब आप एग्ज़ाम देंगे तो बिल्कुल अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा, और जो है बच्चों के बारे में सारी चीज़ें पॉजिटिव को ही आपको चूज़ करनी होगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना पेपर हल करना है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? बिल्कुल जो निगेटिव वाले ऑप्शन होते हैं ये भी पूछे जाते हैं आपके ऑप्शंस। ओके, तो शरीर से अपशिष्ट उत्पादों का नियमित रूप से निष्कासन बाहर निकालना है, फिर कंपनी की आवश्यकता, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, फिर भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। तो बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। कंपनी की आवश्यकता ये भी है, प्रशंसा सामाजिक ये तो है ही, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता ये भी है। लेकिन यहाँ पर शरीर से अपशिष्ट उत्पादों का नियमित निष्कासन बाहर निकालना ये आपका कोई सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन होगा। माइंड मैपिंग का क्या तात्पर्य है? दिमाग की तस्वीर खींचना, दिमाग की कार्य प्रणाली पर शोध करना, समझ बढ़ाने की एक तकनीक है, या फिर एक साहसी कार्य के लिए कार्य योजना। माइंड जो मैपिंग है इसका क्या यहाँ पे मतलब होता है ये आपको बताना है। माइंड मैपिंग का तात्पर्य होता है दिमाग की कार्य प्रणाली का शोध करना, अपने ही मन के मन में एक माइंड मैपिंग कर लेना। ओके, तो दिमाग की कार्य प्रणाली का शोध करना। ओके, कोई भी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती है, आप वहीं का वहीं तर्क लगाते रहते हैं, थिंकिंग को ऑब्जर्व करते रहते हैं, है ना। तो ये हमारा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक टीचर को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। इनमें से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? मीडिया मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक समाजशास्त्र, या फिर सामाजिक दर्शन। तो एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, और इनमें से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से रिलेटेड है? तो यहाँ पे होगा शैक्षिक मनोविज्ञान। मीडिया मनोविज्ञान नहीं, क्या इसमें आपकी टीचर आती है मीडिया में? शैक्षिक समाजशास्त्र नहीं, तो सामाजिक दर्शन नहीं, तो बिल्कुल शैक्षिक मनोविज्ञान भाई हमारा बिल्कुल आप देख रहे हैं ये तो होगा ही यहाँ पे पॉजिटिव और करेक्ट आंसर। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, बिल्कुल। ये कथन किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है, क्या स्किनर ने, क्या पियाजे ने, या फिर पाउलो ने? तो बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, और ये कथन एक जाने माने बहुत ही फेमस स्विट्ज़रलैंड के यहाँ पे रहते हैं, ये है मनोवैज्ञानिक आपके पियाजे, और जो कि ये संज्ञानात्मक विकास पे बिलीव करते हैं, और इन्होंने 4 अवस्थाएं भी यहाँ पे बताई हुई है ना। एक तो संवेदी गामक, एक यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक, एक मूर्त संक्रियात्मक, एक अमूर्त संक्रियात्मक। इन 4 अवस्थाओं का निर्माण भी यहाँ पे पियाजे ने ही किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। कहते हैं कि बच्चे जो है एक्टिविटी के माध्यम से, तर्क के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं। इरफान खिलौनों को तोड़ते हैं और उनके घटकों का पता लगाने के लिए उन्हें अलग करते हैं, तो आप क्या करेंगे? इरफान है वो खिलौनों को तोड़ते हैं और फिर उनके घटकों का पता लगाने के लिए उन्हें अलग करते हैं, तो आप क्या करेंगे? इरफान को कभी भी खिलौने से खेलने न दे, गलत। हमेशा उस पर कड़ी नजर रखें, गलत। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करें और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, या फिर उसे समझाएं कि खिलौने टूटे नहीं चाहिए, तो ये गलत है। देखो, इरफान खिलौने को तोड़ता है फिर जोड़ता है, देख रहा है कैसे क्या होता है, इसका मतलब है कि उसके यहाँ पे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करें और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, वो भी जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित कर रहा है यहाँ पे, और उसकी ऊर्जा को आप सही दिशा में लगाए, उसको अच्छे समझाए कि ये ऐसे होता है ना, ये क्या है, किस चीज़ से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है ना, कैसे ये बिल्कुल अपने आप पे एक कंप्लीट यहाँ पे आपकी एक वस्तु है ना, कैसे इसको यहाँ पे जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से आप उसको सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाइए। नेक्स्ट, एक बच्चे को जब उसकी दादी उसकी माँ की गोद से उठाती है तो वह रोने लगता है। बच्चा किसके कारण होता है? सामाजिक चिंता के, भावनात्मक चिंता के, अजनबी चिंता के, या फिर अलगाव चिंता के? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक बच्चे को जब उसकी दादी या फिर उसकी माँ की गोद से उठाती है ना, देखो, जब किसी की भी माँ से, है ना, किसी बच्चे को कोई भी लेता है ना, तो वो बच्चे रोने लगता है अक्सर। तो बच्चा किसके कारण रोता है? भाई उसके
साथ में संवेग है, उसके पास में संवेग है, वो अपनी माँ से जुड़ा हुआ है ना, उसके पास संवेग है ना, वो नहीं जाना चाहता, वो अपने आप को वहीं पे जो है बेटर फील करता है। एक वो जो है अपनी माँ के पास में ही अपने आप को रखना चाहता है, एक सुरक्षित फील करता है, क्योंकि उसके अंदर भी संवेग है, भावनाएं हैं, है ना। तो यहाँ पे भावनात्मक चिंता होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बच्चे के द्वारा अवधारणा निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अवधारणाएं भावनात्मक रूप से क्रमबद्ध होती है। अवधारणा विकास का एक निर्धारित पैटर्न होता है। अवधारणाएं प्रकृति में पदानुक्रमित नहीं होती है। अवधारणाएं व्यक्तिगत नहीं होती है। एक बच्चे के द्वारा अवधारणा निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो अवधारणाएं होती है भावात्मक रूप से क्रमबद्ध होती है, नहीं। अवधारणा विकास का एक निर्धारित पैटर्न होता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा बिल्कुल। क्या ये पदानुक्रमित नहीं होती? गलत। क्या ये व्यक्तिगत नहीं होती? गलत। तो अवधारणाएं जो है वो विकास का एक निर्धारित पैटर्न होता है, यहाँ पे ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का घटक नहीं है? जो नहीं है वो यहाँ पे आपको चूज करना है। क्या भावनाएं, विचार, ध्यान या फिर धारणा? तो इनमें से कौन संज्ञान का घटक नहीं है? विचार, ध्यान, धारणा, ये तीनों एक अपने अपोजिट रूप में होते हैं, लेकिन भावनाएं जो होती है वो संज्ञान का घटक नहीं है। ओके, ए ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है, इनमें से अंत विषय निर्देश का सबसे बड़ा लाभ यह है। तो अंत विषय, छात्रों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष विषयों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की संभावना कम है। शिक्षकों को पाठ और गतिविधियों की योजना बनाने में अधिक लचीलेपन की अनुमति है। छात्रों को नए सीखे गए ज्ञान को सामान्य बनाने और कई संदर्भों में लागू करने के अवसर दिए जाते हैं, या फिर पारंपरिक पाठ्यक्रम में संबोधित करने के लिए आवश्यक विषयों की बहुलता से शिक्षकों को अभिभूत महसूस होने की संभावना कम है। तो यहाँ पे अंत है विषय निर्देश का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? कि अभी पसंद नापसंदगी नहीं, इतना बेस्ट नहीं, या फिर शिक्षकों को थोड़ा ही ना हमको एक्टिविटी करानी है। तो छात्रों को नए सीखे गए ज्ञान को सामान्य बनाने और कई संदर्भों में लागू करने के अवसर दिए जाते हैं, बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, और सॉरी सी ऑप्शन। एक उप कौशल के रूप में भविष्यवाणी किससे जुड़ी है? प्रारूपण से, संप्रेक्षण से, नोट बनाने से, या फिर पढ़ने से? एक उप कौशल के रूप में भविष्यवाणी किससे जुड़ी है? तो ये जुड़ी है पढ़ने से। एक उप कौशल के रूप में भविष्यवाणी जुड़ी है पढ़ना। ओके, नेक्स्ट। अभ्यास देने के लिए आमतौर पर न्यूनतम जोड़ियों का उपयोग किया जा सकता है, पढ़ना, शब्दावली, रचनाएं या फिर उच्चारण? तो यहाँ पे होगा संरचनाएं, सी ऑप्शन। अभ्यास देने के लिए आमतौर पर न्यूनतम जोड़ियों का उपयोग किया जाता है, तो संरचनाएं होगा। ओके, संरचनाएं। भाषा कौशल सिखाया जाना चाहिए नकल के माध्यम से, अलगाव से, स्पष्ट स्पष्टीकरण के माध्यम से, फिर एकीकृत तरीके से? भाषा कौशल कैसे सिखा सकते हैं? नकल करने से, अलग करके, स्पष्ट स्पष्टीकरण के माध्यम से? नहीं, एकीकृत तरीके से, बिल्कुल यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट। एक शिक्षिका कई वाक्य देती है और अपने विद्यार्थियों से उपयुक्त कनेक्टर्स का उपयोग करके उन्हें एक अक्षर में व्यवस्थित करने के लिए कहती है। इस कार्य में मुख्य रूप से उनका कौशल शामिल है। जानकारी एकत्र करना, नोट्स का विस्तार करना, व्यवस्थित करना, या फिर पुनर्लेखन। एक टीचर है, वो कई वाक्य देती है और अपने स्टूडेंट से उपयुक्त कनेक्टर्स का उपयोग करके उन्हें एक अक्षर में व्यवस्थित करने के लिए कहते हैं। काफ़ी सारे अलग अलग वर्ण देती है उन्हें, फिर एक सारे वर्ण को कहते हैं कि इनका एक अक्षर है ना। यहाँ पे एक शब्द बनाइए, देखिए क्या होगा। तो जानकारी एकत्रित करती है, नोट्स का विस्तार करती है, व्यवस्थित करती है। उनको क्या कर रही है मैं, बिल्कुल वो उनको व्यवस्थित करना चाहते हैं यहाँ पे। ओके, जैसे दे दिया कै, जैसे दे दिया मैं, अलग अलग वर्ड है। जैसे दे दिया ले, तो वही अक्षर दिए हुए हैं, है ना। अब आपको इनका एक शब्द बनाना है, तो इसे बना दिया भाई, इनको जोड़ लो, कै, मैं, ले, कमल। ओके, तो इस तरीके से व्यवस्थित कीजिए उनको। वो बिखरे हुए वर्ण पड़े हुए हैं, उनको व्यवस्थित कीजिए सभी को। ओके,
ये कहना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है जो निगेटिव बताना है? औपचारिक रिपोर्ट लिखना, नोट लेना, या फिर शब्दकोश का उपयोग करना, या फिर विश्वकोश से जानकारी प्राप्त करना। इनमें से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है? तो औपचारिक रिपोर्ट लिखना। ए ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके। सामाजिकरण के किस कारक का हमारे विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो शिक्षा पर, परिवार पर, या फिर मीडिया पर, या फिर सहकर्मी समूह पर। सामाजिकरण के किस कारक का हमारे विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारी फैमिली पर। ओके, बी ऑप्शन। सामाजिकरण के, है ना, किस कारक का हमारे विकास का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो भाई फैमिली। फैमिली एक सोसाइटी से जुड़ी होती है, सब जानते हैं, है ना। फैमिली सबके मिलकर एक सोसाइटी का रूप क्रिएट करती है। और भाई सभी सोसाइटी में एक जो है सबसे ग्रेट यहाँ पे होता है एक फैमिली से। ओके, तो भाई ये आपका यहाँ पे जो है प्रभावित होगा। चलिए नेक्स्ट। सामाजिकरण महत्वपूर्ण है क्यों? यह सुनिश्चित करता है कि हम समाज के नियमों से बंधे हैं। यह हमें अपनी जन्मजात जैविक प्रवृत्ति पर काबू पाने की अनुमति देता है। यह समाज में पुरुष और महिला भूमिकाओं को सीखने की सुविधा देता है, या फिर यह हमारी पहचान और स्वयं को आकार देता है। तो सामाजिकरण महत्वपूर्ण है क्यों? महत्वपूर्ण है तो ये महत्वपूर्ण है आपका कि यह जो है हमारी पहचान और स्वयं को आकार देता है। तो यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट। ऐसे कौन से घरेलू प्रभाव है जो क्षमता में लिंग भेद में योगदान करते हैं? तो ऐसे कौन से घरेलू प्रभाव है जो कि क्षमता में लिंग भेद में योगदान करते हैं? माता पिता की अपेक्षाएं, लड़के और लड़कियों का योगदान, बच्चे माता पिता के दृष्टिकोण को बाहरी बनाते हैं, या फिर माता पिता की अपेक्षाएं केवल लड़कों का योगदान, बच्चे माता पिता के दृष्टिकोण को आंतरिक करते हैं, या फिर माता पिता की अपेक्षाएं लड़कों और लड़कियों के गुण, बच्चे माता पिता के दृष्टिकोण को आंतरिक करते हैं, या फिर माता पिता की अपेक्षाएं लड़कों और लड़कियों के गुण, बच्चे माता पिता के दृष्टिकोण को बाहरी बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है लिंग जो है यहाँ पे लिंग भेद में योगदान करते हैं, तो वो माता पिता की अपेक्षाएं, लड़कों और लड़कियों के गुण, बच्चे माता पिता के दृष्टिकोण को आंतरिक करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं लास्ट के, बने रहिएगा। मॉडल पेपर कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके। शिक्षकों के लिए कुछ निहितार्थ क्या है? शिक्षकों को यह मान लेना चाहिए कि लड़कियों और लड़कों को ऐसी गतिविधि में कोई दिलचस्पी नहीं है जो आमतौर पर एक लिंग या दूसरे से जुड़ी हो सकती है। चलिए भाई देखते हैं। खिलौनों की एक विस्तार श्रृंखला पेश करें जो बच्चों को विभिन्न लिंग भूमिकाओं से परिचित कराते हैं, या फिर कक्षा में ऐसे संदेश विकसित करें जो लिंग रूढ़िबद्ध भाषाओं पर जोर देता है, या फिर खिलौने, किताब और खेलों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करता है जो बच्चों को विविध लिंग भूमिकाओं से परिचित कराता है। बिल्कुल डी ऑप्शन बी पॉजिटिव एंड बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रहता है इस सेशन का। सो यहाँ पे आपका इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है 30। और भाई जो है 10वीं कक्षा के शिक्षक ओम प्रकाश अपने छात्रों को विभिन्न समूह गतिविधियों में शामिल करते हैं। यह प्रक्रिया छात्र के सीखने की सुविधाजनक बनाएगी और सामाजिकरण में भी मदद करेगी। मूल्य शिक्षा में आक्रामकता या फिर व्यक्तिकरण। तो बिल्कुल यहाँ पे 10वीं कक्षा के शिक्षक ओम प्रकाश अपने छात्रों को विभिन्न समूह गतिविधियों में शामिल करते हैं। तो यह जो है छात्र के सीखने में सुविधाजनक बनाएगी, क्योंकि सामाजिकरण में भी ये मदद करेगी। बिल्कुल आप जो है इस तरह से समूह बनाकर जब पढ़ाते हैं तो ये एक सामाजिक चीज़ों को भी यहाँ पे क्रिएट करती है ना। इनसे एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान होता है, संप्रेषण के माध्यम से चीज़ें सीखते हैं, है ना। हम भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, उनकी सुनते हैं, हम भी बताते हैं। तो विचारों का आदान प्रदान, बातों का, भाषाओं का, इन सब का है। तो ये एक आपकी सोसाइटी में भी हेल्प करेगी। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे 30 क्वेश्चन आई होप आपको बहुत ही बेस्ट लगे होंगे। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टॉप, और यहीं पे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, बेस्ट लगे, तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले सभी ऑल डियर फ्रेंड्स। सो फिर चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है यहाँ पे वीडियो को देखते रहिए, शेयर कर दीजिएगा, और लाइक भी और सब्सक्राइब भी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।